गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.5 चल रही है। और प्रश्नावली 3.5 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर इन तीनों कंडीशनों का नॉलेज होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व हम यहाँ पर इन तीनों कंडीशनों की जो शर्त बनती है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी दो समीकरणों के निकाय है वो दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन तो हमें ये दी गई है। जबकि दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये हमें कोई भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अद्वितीय हल है वो कब हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट्स, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये कंडीशन बनेगी अद्वितीय हल के लिए। और यहाँ पर आगे देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में सेकंड कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, दो संपाती रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ पर तीनों मान है वो इक्वल होंगे, संपाती रेखाएं निरूपित करेगा, तो इसके है वो अनंत हल होंगे। उसके बाद में कंडीशन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात कोई हल नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। पर कोई भी हल नहीं होगा तो इसके लिए ये कंडीशन है वो अप्लाई होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें संगत और असंगत के लिए भी हल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी हल निकल रहा है उसका अर्थ यहाँ पर आप संगत से लगाइए। यहाँ पर अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, संगत हल है। कौन सा हल है, संगत है। यहाँ पर अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं, तो हल कोई ना कोई हमें प्राप्त तो हो रहा है, तो इसलिए ये हल भी क्या होगा, संगत हल होगा। जबकि यहाँ पर कोई भी हल हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये कंडीशन है वो असंगत की है। कौन सी कंडीशन है, असंगत वाली कंडीशन है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी दो सरल रेखाएं हैं वो आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर दो संपाती रेखाएं और यहाँ पर अनंत हल होंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, अध्यारोपित होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु है वो इसका क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन रहने वाली है वो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और कोई भी हल नहीं है, यहाँ पर समांतर होंगी दोनों रेखाएं, और समांतर होंगी तो यहाँ पर हम उन दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ा भी दें तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन है वो हमें क्या दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना हम व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करते हैं। तो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म का रूप क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लाइन को आपको यहाँ पर लिख देना होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बोलकर बताई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की तुलना तो इसके साथ कर देंगे और इक्वेशन सेकंड की तुलना इसके साथ कर दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a1 का मान है वो 1 निकल कर आया है, b1 का मान है वो -3, जबकि c1 का मान है -3। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a2 का मान है वो 3 निकल कर आया है,
और B2 का मान है वो -9 और C2 का मान है वो -2 निकल कर आया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अनुपात लिखना होगा इनका। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ A1 बटा A2 और A1 बटा A2 का जो अनुपात है वो यहाँ पर कितना है, 1/3। B1 बटा B2 इसका अनुपात है वो -3/-9। यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरलीकरण करने पे यहाँ पे 1/3 और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स C1 बटा C2 और इसका जो अनुपात रहने वाला है वो क्या है, -3/-2। यहाँ पर हम इसको सरलीकरण करते हैं तो माइनस से माइनस को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर अनुपात लिख लेने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है वो कौन सी शर्त को पूरा करती है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात कोई भी हल नहीं होते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। तो आगे हमें यहाँ पर इसको सरलीकरण भी नहीं करना है। तो उसके बाद में पार्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, आंसर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, दिए गए रेखिक समीकरण, और रेखिक समीकरण है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स 2x + y - 5 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। 3x + 2y - 8 बराबर 0 और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना होगा, व्यापक रेखिक समीकरण से इनकी तुलना करनी होगी। तो तुलना करने पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्यापक रेखिक समीकरण युग्म का जो रूप होता है उस पर हमने पूर्व के अंदर चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, A1 का मान है वो 2 आता है, B1 का मान 1 आता है, C1 का मान है वो -5 निकल कर आता है, जबकि यहाँ पे A2 का मान है वो 3 निकल कर आता है और B2 का मान 2 और C2 का मान है वो -8 निकल कर आता है। अब यहाँ पर हम अनुपात लिख लेते हैं इनका। यहाँ A1 बटा A2 बराबर, तो देखिए स्टूडेंट्स 2/3 B1 बटा B2 और इसका अनुपात है वो 1/2 तथा C1 बटा C2 का जो अनुपात है वो -5/-8। यहाँ पर इन तीनों अनुपातों को हम जितना सरलीकरण हो सके उतना कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सरलीकरण करने पे यहाँ पर हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ पर सरलीकरण नहीं होने वाला है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसलिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो यहाँ पर अद्वितीय वाली कंडीशन है वो क्या है, अप्लाई हो रही है। अतः दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमें x और y के मान निकालने होंगे और x और y के जो मान निकालने हैं वो वज्र गुणन विधि की सहायता से मान निकालना है। तो तब देखिए स्टूडेंट्स, तब वज्र गुणन विधि से, और वज्र गुणन विधि का अध्ययन हमने पूर्व के अंदर किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वज्र गुणन विधि से कोई भी दो हम रेखिक समीकरण युग्म हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम दोनों इक्वेशनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x + y - 5 बराबर 0। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें x लिखना होता है, यहाँ पर हमें y लिखना होता है और यहाँ पे 1 लिखना होता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x के बट्टे के अंदर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x को तो मैंने यहाँ पर ढक दिया है।
x को ढकने के बाद में जितने भी यहाँ पर मान बचते हैं उसको लिख लेते हैं, और मान हमें यहाँ पर गुणांक है वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो 1 है, और यहाँ पर y का गुणांक है वो कितना है, 2 है, और -5 और -8 ये तो यहाँ पर अचर पद है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1, 2, -5 और -8 ज्यों का त्यों हाँ यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेशल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने y को तो ढक लिया है, लेकिन यहाँ पर हम पहले x का गुणांक लिखे या फिर पहले अचर पद लिखे, तो यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर फर्क इस बात का पड़ेगा कि यहाँ पर चिन्ह है वो परिवर्तित होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर x के गुणांक पहले लिखते हैं तो फिर हमें यहाँ पर माइनस चिन्ह सूत्र के अंदर याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं x का गुणांक 2 और 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 और 3, और उसके बाद में अचर पद -5 और -8 को लिख लेता हूँ, -5 और -8। इस तरीके से अगर मैं मान रखता हूँ तो यहाँ पर हमें पहले माइनस चिन्ह है वो याद रखना होगा। अगर आप यहाँ पर माइनस चिन्ह याद नहीं रखना चाहते हो तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने x के बट्टे के अंदर मान रखा तो आगे वाले दोनों मान लिखे जो कहते हूँ, और उसके बाद में y को ढक दिया। तो y को ढकने के बाद में आगे मान तो -5 और -8 आ रहा है, तो पहले हमें -5 और -8 को लिखना होगा, फिर हमें यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह है वो नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमने क्या है, x का गुणांक लिखा है 2 और 3, तो फिर हमें माइनस चिन्ह पहले लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अचर को हम ढक लेते हैं। अचर को ढकने के बाद में यहाँ पर कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, क्योंकि अचर के बाद में यहाँ पर घूम के वापस क्या है, x का गुणांक लिखा जाएगा, फिर y का गुणांक लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 और 3, उसके बाद में 1 और 2, y का जो गुणांक है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे। अब लिखने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से हम एरो का चिन्ह लगा लेते हैं सभी के। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें क्या करना होगा, x और बट्टे के अंदर 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ करना होगा, तो यहाँ पे -8। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 का मल्टीप्लाई हमें -5 से करना होगा, तो यहाँ पे -10 आ जाता है। और यहाँ पर सूत्र वाला है वो इस पद में से इस पद को हम घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है, -y और बट्टे के अंदर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, -16 और यहाँ पर सूत्र का माइनस, और यहाँ पर 15, यहाँ पर 1/4 और -3। अब आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं। x बट्टे -8 + 10 बराबर -y बट्टे -16 और +15 बराबर 1/, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आगे भी इसको और सरलीकरण कर लेते हैं। तो x/2 बराबर -y बट्टा -1 बचेगा, और यहाँ पर माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, तो y/1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/1। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, और इसे c मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, a एंड c से और a एंड c से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, x/2 बराबर 1/1। यहाँ पर x का मान है वो 2 निकल कर आ जाता है। अब उसके बाद में b एंड c से, तो b एंड c से देखिए स्टूडेंट्स, y/1 बराबर 1/1। तो यहाँ पर जो y का मान है वो 1 निकल कर आ जाता है हमारे पास। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वज्र गुणन विधि की सहायता से x और y के मान है वो ज्ञात कर लिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको कंडीशन है वो अप्लाई करके देने वाला हूँ। बाकी आप वज्र गुणन विधि की सहायता से कोई भी 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तब आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो उसके बाद में पार्ट नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, सर्वप्रथम हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है उनको लिखना होगा। इनको आगे हम पहले सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x - 5y - 20 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। और 6x - 10y - 40 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब वही काम यहाँ पर व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स,
A1 बटा A2 का हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। इसका जो अनुपात निकल कर आएगा वो देखिए स्टूडेंट्स 3/6, 3/6। इसको सरलीकरण करने पे यहाँ पे 1/2। B1 बटा B2 इसका जो अनुपात है वो -5/-10। इसको भी हम यहाँ पर सरलीकरण कर लेते हैं तो 1/2 निकल कर आएगा। उसके बाद में C1 बटा C2 और इसका जो अनुपात है वो -20/-40। इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो 1/2। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये हुआ अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो आगे इसको सरलीकरण नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अद्वितीय हल जब हमें प्राप्त होता तभी आगे हम इसको सरलीकरण करते। अब उसके बाद में पार्ट नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में पार्ट नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। x - 3y - 7 बराबर 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। 3x - 3y - 15 बराबर 0, इसे इक्वेशन हमें सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर सेम प्रोसेस रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट अनुपात लिख कर बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, A1 बटा A2 इसका जो अनुपात निकल कर आएगा वो 1/3 निकल कर आएगा। B1 बटा B2 इसका जो अनुपात निकलेगा वो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे -3/-3, तो यहाँ पर 1/1। और C1 बटा C2 इसका जो अनुपात निकलेगा वो -7/-15। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कौन सी अप्लाई हो रही है? देखिए स्टूडेंट्स, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अद्वितीय वाली कंडीशन है यहाँ पर क्या है हमें प्राप्त हो रही है। तो आगे इसको वज्र गुणन विधि की सहायता से हल करना होगा। और वज्र गुणन विधि का अध्ययन हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के अंदर कर लिए है, तो सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो आप x और y के मान है वो आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।